नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के लिए जो कि 26-27 जून को होना निश्चित किया गया है। इस पेपर के लिए हम 2018 वीडियो 2018 के प्रीवियस ईयर का 22 दिसंबर 2018 को संपन्न द्वितीय पाली के रीजनिंग प्रश्न पत्रों का संकलन लेकर प्रस्तुत हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे हमारे तरीके और यह क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में काफी फायदेमंद साबित होंगे आपके लिए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित तालिका इसकी शुरुआत के बाद के वर्षों में कंपनी द्वारा निर्मित एलसीडी टीवी की बिक्री को दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी द्वारा बेची गई एलसीडी टीवी के विभिन्न साइज की संख्या हजारों में संख्या में दी गई है। तो पहला प्रश्न है आज का कि सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री न्यूनतम किस साइज की एलसीडी टीवी की है? 70 इंच, 50 इंच, 65 इंच या 75 इंच? सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री न्यूनतम किस साइज की एलसीडी टीवी की है? तो ऑप्शन में आप देखिए 70, 50, 65, 75 दिया है। तो हमने 70, 50, 65 और 75 को जोड़ लिया। कौन कौन सा है? तो देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा सबसे कम आपका 75 इंच का आ रहा है। ठीक है, सबसे कम 75 इंच आ रहा है। ठीक, सबसे कम इसमें 75 इंच का मात्र 62 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा यह होगा आपका 75, ऑप्शन डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। किस वर्ष बेचे गए कुल एलसीडी टीवी की संख्या में से बेचे गए 60 इंच की एलसीडी टीवी का प्रतिशत अधिकतम था? हमसे यही प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि 2016, 15, 12 और 14, 2016, 2016, 15, 12 और 14 हमने यहाँ पे जोड़ के रख लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे जोड़ के रख लिया। फिर हमसे जो कह रहा है हमने ओवरऑल जोड़ लिया। फिर देख लेते हैं कि 60 इंच के एलसीडी की संख्या कितनी है। 2015 का 60 इंच का कितना है, 2012 में 60 इंच के कितने हैं और 2014 में 60 इंच के कितने हैं। यही तो हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि 60 इंच की एलसीडी के। चलिए ठीक है, 2016 का नोट कर लेते हैं। 2016 में संख्या है आपकी मित्रों 241। ठीक है, 2016 में है 241 और यहाँ पे आपके जो 60 इंच की संख्या है वो है 42 इंच है टोटल। 2016 में कितनी टीवी बेची गई हैं? तो टोटल टीवी की संख्या है 241। ठीक है, इंटू 100। जब हम परसेंटेज निकालेंगे इसका तो आ जाएगा आपका 17.42%। ठीक है, 2015 में आप जाके देखिएगा, 2015 में यहाँ से देखिए तो 2015 में आपको मिलेगा, 2015 में 238 है और 60 इंच का है 39। ठीक है, 60 इंच का है 39। ठीक, तो यहाँ से देखिए 39 कितना, 238 गुणे 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16.38%। अब 2012 का देख लेते हैं। तो 2012 में टोटल बेचा गया है कितना, 119 और 60 इंच के इसमें कितने हैं, 26। ठीक है, इसमें कितने हैं, 26। 26/119 गुणे 100 बराबर 21.85%। ठीक है, अब 2014 में देख लेते हैं मित्रों। 2014 में देख लेते हैं तो 2014 में कितना है, 2014 में टोटल 224 और 47। ठीक है, तो 47 टीवी आपकी बेची गई है 60 इंच की 2014 में और टोटल टीवियों की संख्या कितनी है, 224 है। ठीक है, गुणे 100 बराबर ये आ गया आपका 20.98%। ठीक है, 20.98%। तो आप देख लीजिए कि किस वर्ष में बेचे गए एलसीडी टीवी का प्रतिशत अधिकतम है। तो आप देखिएगा ये 2012 वाले में। ठीक है, 2012 में, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट।
दो कथनों के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ना है और यह बताना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन सही है। रंजीत किस वर्ष पैदा हुआ था, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में रंजीत अपनी माँ से 24 साल छोटा है। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ रंजीत की आयु नहीं निकाली जा सकती। रंजीत का भाई जो 2001 में पैदा हुआ था, उनकी माँ से 31 साल छोटा है। तो सही है, 2001 में रंजीत पैदा हुआ, तो 2031 साल पहले यानी कि 1970 में उसकी माँ पैदा हुई। 24 साल बाद यानी 1994 में रंजीत का डेट ऑफ बर्थ है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमको दोनों कथन चाहिए। ठीक है, कथन एक और कथन दो दोनों हमको चाहिए। ठीक, दोनों सही है, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखिए मित्रों, कह रहा है कि 28 बैग की कुल लागत क्या होगी यदि उनमें से प्रत्येक की लागत समान है। ठीक है, हमसे 28 बैगों का पूछ रहा है। तो प्रत्येक बैग की लागत का पांचवा हिस्सा अगर 50 है, अर्थात 1/5 बराबर 50 रुपए है, तो एक बैग की कीमत कितनी हो जाएगी? 250 हो जाएगी। ठीक है, एक बैग की कीमत 250 रुपए हो जाएगी। और यही आपको कह रहा है दूसरे में कि 3 बैग की लागत जो है वो आपके 2 बैग की लागत से 250 रुपए अधिक है। ठीक, तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो x बराबर 250 आ गया। अब भी एक बैग की कीमत आ गई आपकी 250 रुपए। ठीक है, तो देखिए आपने इससे क्या सीखा, इस कथन और कथन से आपने क्या सीखा? क्या प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारा पहले भी या तो पहला या तो दूसरा, ठीक है, दोनों सही है और दोनों में से हम किसी भी से भी निकाल सकते हैं। तो या तो पहला कथन या तो दूसरा कथन, अर्थात दोनों सही है। ठीक, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे देखिएगा कूट भाषा दिया गया है। कूट भाषा में कह रहा है कि मार्बल को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, मार्बल के लिए पूछ रहा है कि मार्बल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिएगा मित्रों, यहाँ पे कथन एक में देखिएगा तो कथन एक में मार्बल यहाँ है, कथन एक में मार्बल यहाँ है। ठीक, तो जिस कोड से दिया गया है देखिएगा कि ऐसे कितने कोड हैं, ऐसे कितने कोड हैं जो कि दोनों में कॉमन है। तो देखिएगा यहाँ पे SI है, यहाँ पर SI है। ठीक, तो यानी दोनों में से एक एक कोड आपका कॉमन है मार्बल के लिए, अर्थात मार्बल का कोड आपका SI होगा। यहाँ से पहला कथन तो सही है। ठीक है, पहले कथन से हमारा मार्बल का कोड निकल आएगा। अब दूसरे से देखते हैं, तो दूसरे में मार्बल यहाँ पे है, मार्बल यहाँ पे है। ठीक है सर, दूसरे में देखिएगा मित्रों, आपका आर जो है, आर और आर, यहाँ पे आर आर भी कॉमन है। ठीक है, आर आर भी कॉमन है। पहले कथन में देखिएगा सिर्फ मार्बल मार्बल कॉमन है, बाकी कोई अदर वर्ड कॉमन नहीं है। जबकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों मिलेगा, मार्बल भी मिलेगा कॉमन में और आर भी मिलेगा। तो और कूट में देख लेते हैं, तो कूट में SI है, SI है, और आपका AL है, AL है। तो इस यहाँ से कथन दो से इस बात का या ऐसा प्रश्न का उत्तर निकाल पाना आपके लिए टफ होगा कि SI इसमें से मार्बल का कोड है या AL आपके मार्बल का कोड है। ठीक, आर का कोड कौन सा है, AL है या SI है? तो देखिए यहाँ से स्पष्टता नहीं हो रही है, या अर्थात यहाँ से हम सही प्रश्न का उत्तर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में आपका मात्र कथन एक सही होगा, कथन दूसरा सही नहीं है। ठीक, तो देखिएगा किसमें है, पहला वाला देखिए केवल कथन एक सही है जबकि दूसरा सही नहीं है। ठीक, दूसरा सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट। प्रश्न कूट दिया गया है, कूट वाक्य दिया गया है जिसका अर्थ है मैं किस कूट शब्द का अर्थ वेल है, आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कूट वाक्य, यह कूट वाक्य दिया गया है जिसका अर्थ है ही इज वेल, में किस कूट शब्द का अर्थ वेल है। ठीक है, अब कथन से देख के बताना है। कह रहा है उसी कूट में LOMOTD का अर्थ है दे आर वेल। तो गौर से देखिएगा मित्रों, प्रश्न को देखिएगा तो प्रश्न में आपका
प्रश्न में और कथन का पहला देखिएगा, पहला कथन। तो इसमें आपका एल ओ कॉमन है, ठीक। फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं कॉमन है, अर्थात यहाँ पे ही इज वेल और दे आर वेल में सिर्फ वेल कॉमन है, ठीक है, सिर्फ वेल कॉमन है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वेल का सही कूट देने के लिए कथन एक पर्याप्त है सर। जी बिल्कुल पर्याप्त है, ठीक। चलिए दूसरा कथन देखते हैं। तो दूसरे कथन में देखिएगा मित्रों, सिन है, सिन और सिन कॉमन कॉमन हो गया, सिन सिन कॉमन हो गया, और यहाँ पे बाय और बाय कॉमन हो गया, ठीक, बाय बाय कॉमन हो गया। यहाँ पे देखिएगा ही और इज दो आपके कॉमन हो गए, ही और इज यहाँ पे दो आपके कॉमन हो गए। तो गौर से देखिएगा, ही इज यहाँ पे कॉमन हो गया, ठीक है, ही इज यहाँ पे कॉमन हो गया। तो अगर ही इज कॉमन है तो समझिएगा कि जो स्ट्रांग है यहाँ पे, जो यहाँ पे स्ट्रांग है, ठीक है, जो यहाँ पे स्ट्रांग है, स्ट्रांग का फिर क्या हो जाएगा, स्ट्रांग का हो जाएगा माइक, ठीक। स्ट्रांग का क्या आ जाएगा, कूट, माइक आ जाएगा। स्ट्रांग का कूट यहाँ से क्या आ जाएगा, माइक आ जाएगा। और प्रश्न में देखिएगा कि जब ही इज कॉमन है, ही इज कॉमन है, तो वेल बचा यहाँ पे, और वेल के लिए कोड यहाँ पे बचा, वेल के लिए कोड बचा एल ओ, ठीक। अर्थात आप ये देख सकते हैं कि जो दूसरा कूट है यह भी आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक। तो यहाँ से आपका जो सही उत्तर बनेगा वह बनेगा या तो कथन एक या दो सही है, ठीक, ये वाला आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कथन एक और दो दोनों सही है, या तो कथन एक या दो सही है। दोनों का अर्थ अंतर समझिएगा क्या है, दोनों कथन का अंतर समझ लीजिए क्या है। दोनों कथनों का अंतर मित्रों यह है कि यहाँ पे या तो अगर हमारे पास पहला कूट अगर है तब भी हम इस प्रश्न का उत्तर निकाल लेंगे, दूसरा कूट है तब भी हम इस प्रश्न का उत्तर निकाल लेंगे, दोनों कूट है तब भी हम इस प्रश्न का उत्तर निकाल लेंगे। जबकि ऑप्शन डी का अर्थ है कि कथन एक और दो दोनों सही है। इसका अर्थ होता है कि हमको दोनों कथन अनिवार्यतः तौर पे चाहिए ही चाहिए। अगर इसमें से कोई एक गलत हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा, तो हम उस प्रश्न का उत्तर नहीं निकाल पाएंगे। ये होता है इसका अर्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यदि x का अर्थ योग है, सॉरी, यदि गुणा का अर्थ योग है तो देख लीजिए इसको, ठीक है। फिर कह रहा है कि घटाव का अर्थ है गुणा, ठीक है, घटाव का अर्थ गुणा है। फिर कह रहा है कि आपके भाग का अर्थ है घटाव, और प्लस का अर्थ है गुणा, और ऋण का अर्थ है विभाजन। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया हमारा, थोड़ा सा देखिएगा फिर से, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है गुणे का अर्थ है योग, भाग का अर्थ है घटाव, जोड़ का अर्थ है गुणा, और माइनस का अर्थ है विभाजन भाग। तो चलिए, गुणे का अर्थ है जोड़, तो हमने जोड़ दिया सर, ठीक है। घटाव का माइनस का अर्थ है विभाजन, तो ठीक है सर। प्लस का अर्थ है गुणा, तो कर दिया सर, ठीक है, प्लस का अर्थ है गुणा, तो हमने कर दिया सर, ठीक, ये हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करेंगे मित्रों, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 8 इंटू 2 इंटू 8, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे भाग है, कहीं पे आपका भाग है, एक मिनट बता रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इस मिसप्रिंट को बता रहे हैं आपको। यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ये भागा है, ठीक है, ये भाग है, तो भाग का अर्थ है घटाओ, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका माइनस हो जाएगा। चलिए ठीक, तो ये हो गया आपका 20 प्लस इनका इनका मल्टीपल कर दीजिए 16 माइनस 8, ठीक है। तो इनको ऐड कर दीजिए, फिर इसको घटा दीजिए, तो ये आएगा आपका 28। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट,
ये देखिए बॉडमास से लगेगा, पहले इसमें भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद घटाना सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एक खेत में जितनी भेड़ है उतनी मुर्गियां हैं, जितने पुरुष हैं उनकी दोगुनी बकरियां हैं, जितनी बकरियां हैं उनके दोगुने भेड़ हैं। यदि कुल पैरों की संख्या 272 है तो खेत में कितने पुरुष हैं, हमसे यही पूछ रहा है। चलिए ठीक है, मान लिया पुरुषों की संख्या कितनी है, x। मान लिया पुरुषों की संख्या है x, तो आपके बकरियों की संख्या निकाल लेते हैं मित्रों। तो बकरियों की संख्या दुगनी है 2x। भेड़ों की संख्या निकाल लेते हैं, तो कह रहा है कि भेड़ों की संख्या बकरियों से दुगनी है, अर्थात 4x हो गया। ठीक है, तो मुर्गियों की संख्या निकाल लेते हैं, तो कह रहा है कि जितनी भेड़े हैं उतनी ही मुर्गियां हैं, यानी कि 4x हो गया। ठीक है, ये तो आ गया इनकी संख्या। हमसे कह रहा है पैरों की संख्या दी गई है, तो पुरुषों के 2 पैर होते हैं तो हो गया 2x प्लस, बकरियों के 4 पैर होते हैं तो हो गया 4 दूनी 8x प्लस, भेड़ों के भी आपके मित्रों 4 पैर होते हैं तो हो गया 4 चौक 16x प्लस, मुर्गियों के 2 पैर होते हैं तो हो गया आपका 8x बराबर टोटल पैरों की संख्या हो गई 272। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 8 20 8 28 2 30। ठीक है, सॉरी, 16 8 24, 24 और 8 30 2 32, ये हो गया आपका 32x। 32x बराबर हो गया आपका 272, तो x बराबर हो गया 8। ठीक है, x बराबर आपको मिल गया 8। तो खेत में पूछ रहा है कितने पुरुष हैं, पुरुषों की संख्या x है, अर्थात पुरुषों की संख्या 8 है। बकरियों की संख्या पूछता तो 2 गुणे 8 16, भेड़ों की संख्या पूछता तो 8 चौक 32, मुर्गियों की संख्या पूछता तो 8 चौक 32। ठीक, चलिए नेक्स्ट। दो निष्कर्षों के बाद नीचे दिए गए कथन को पढ़ना है और यह बताना है कि कौन से निष्कर्ष कथन का पालन करते हैं। ठीक है, कथन है कि राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है। ठीक है, ये कह रहा है कथन में कि जो राम और श्याम हैं इनको हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है। ठीक है, पहला और दूसरा रैंक मिलता है। ठीक, फिर कह रहा है निष्कर्ष है कि राम को हमेशा पहली रैंक मिलती है जबकि श्याम को दूसरी रैंक मिलती है। राम और श्याम के बीच प्रतिस्पर्धा नाखूनों के रूप में कठिन है। ठीक, अब देखिएगा मित्रों, समझिएगा कथन को ध्यान से। कथन में कह रहा है कि राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है, लेकिन यह नहीं कहा गया है कि राम और श्याम को हमेशा वर्ग में राम और श्याम को पहला और दूसरा रैंक ही हमेशा मिलता है, ऐसा नहीं कहा गया है। अर्थात समझिएगा कि राम को पहला या दूसरा रैंक मिलता है, श्याम को पहला या दूसरा रैंक हमेशा मिलता है। यहाँ पे कथन का अर्थ यही है, राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है का आशय यही है। ठीक, तो यहाँ से आप देखेंगे कि कथन में इस बात की स्पष्टता नहीं है कि राम को पहली रैंक मिलती है या दूसरी रैंक मिलती है, श्याम को पहली रैंक मिलती है या दूसरी रैंक मिलती है। तो इसी तरीके से कथन में निष्कर्ष पहला देखिए, राम को हमेशा पहली रैंक मिलती है जबकि श्याम को दूसरी रैंक मिलती है। अगर यह बात होती जैसे राम को हमेशा पहली रैंक और श्याम को हमेशा दूसरी रैंक मिलती है, अगर यह कथन में होता तो हमारा निष्कर्ष भी सही होता, लेकिन ऐसी बात का जिक्र नहीं है, इसलिए हमारा यह निष्कर्ष गलत है। ठीक, बहुत नजदीक का है मित्रों, बहुत नजदीक का है, इसलिए ध्यान से कथन को समझिएगा, नहीं गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, बहुत नजदीक का है ये, राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है। ठीक है, यहाँ पे अगर होता कि राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला कॉमा और श्याम सॉरी राम को हमेशा वर्ग में पहला और श्याम को दूसरा रैंक मिलता है, अगर कथन में होता तो हमारा निष्कर्ष पहला सही होता। राम और श्याम के बीच प्रतिस्पर्धा नाखूनों के रूप में कठिन है, इसका कोई बात ही नहीं किया है, कोई जिक्र ही नहीं है कथन में,
तो जब कथन में इस बात का जिक्र ही नहीं है तो निष्कर्ष से उसका दूर दूर तक कोई नाता होगा ही नहीं। ठीक, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी होगा, न तो निष्कर्ष एक और न ही दो का पालन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है आपसे कि दो निष्कर्षों के बाद नीचे दिए गए कथन को पढ़ना है और यह बताना है कि कौन सा पूर्वानुमान कथन में अंतर्निहित है। ठीक है, देखिए पूर्वानुमान पूर्वधारणाएं यह जो है, इसके लिए हमने आपको बताया है, पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो कथन होता है, कथन में दिए गए परिदृश्य को वास्तविक मानकर ही जीवन से, अपने जीवन से उसको जोड़ा नहीं जाता है, अर्थात व्यवहारिक रूप से उसे नहीं सोचा जाता, क्योंकि वास्तविक जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए पूर्ण धारणाएं कभी भी सत्य नहीं हो सकती, पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकती। जो दिए गए कथन के परिसर के विपरीत हो वह भी सत्य नहीं हो सकती, और जो अतार्किक हो वह भी कभी भी सत्य नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमें पूर्वधारणाओं को जो कथन में दिया गया है उसी अनुसार सोचना है, उसी अनुसार हमें अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। कथन में जो कुछ भी कहा जा रहा है हमेशा उसके पक्ष में या समर्थन में ही रहना है, उसके विरोध में नहीं जाना है। ठीक है, और पूर्व धारणाओं को अंतर्निहित नहीं कहा जाएगा अगर वह पूर्ण धारणाएं आपकी अतीत या भविष्य की बातें करेंगी। ठीक है, जब वर्तमान परिदृश्य में बात कही जाएगी, वर्तमान परिदृश्य में बातें रखी जाएंगी, तभी वह कथन आपका अंतर्निहित कहलाएगा। ठीक, चलिए कथन को ध्यान से देखिएगा मित्रों। तो कह रहा है कि सिर्फ मरी हुई मछलियां ही बहाव के साथ बहती हैं जाती हैं, प्रवाह के साथ बहती हैं जाती हैं। ठीक, सिर्फ मरी हुई मछलियां, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि कथन सिर्फ मरी हुई मछलियों के बारे में कह रहा है। तो जीवित जो है, जीवित मछली कभी प्रवाह के साथ नहीं जाएगी। पहली चीज है कि सिर्फ मरी हुई मछलियां ही बहाव के साथ जाती हैं, जीवित मछली कभी प्रवाह के साथ नहीं जाएगी। जीवित मछली की बात यहाँ पे नहीं की गई है, ऐसा नहीं कहा गया है। इसलिए ये जो मान्यता है, यह पूर्वधारणा है, यह आपका गलत होगा। सिर्फ आपको कथन पे विचार करना है। कथन कहता है कि सिर्फ मरी हुई मछलियां ही बहाव के साथ जाती हैं, यह आपका लोकोक्ति है कि जो आपने कई दफा सुना भी होगा इसको, कि जो जिंदा है वही विरोध करते हैं, जो मर गए हैं वो धारा के साथ बह जाते हैं, चाहे धाराएं अच्छी हो या बुरी हो। तो बिल्कुल उसी तरीके से समझना है कि जीवित मछलियां कभी प्रवाह के साथ नहीं जाएंगी, यह बात यहाँ पे नहीं कही गई है। इसलिए यह कथन आपका, यह मान्यता गलत है। किसी व्यक्ति को खुद सोच कर निर्णय लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे कथन हमारा एक लोकोक्ति के रूप में है, एक मुहावरे के रूप में है। ठीक, इसलिए आपका केवल धारणा दो यहाँ पे अंतर्निहित है। ठीक है, केवल धारणा दो आपका अंतर्निहित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है आपसे कि सितारों के लिए लक्ष्य, आप कम से कम चंद्रमा पर उतरेंगे। अगर ये कहता है कथन कि अगर आप बड़े लक्ष्य रखते हैं, सितारों के लिए लक्ष्य रखते हैं, तो आप कम से कम चंद्रमा तक तो पहुंच ही जाएंगे। अगर आप बड़े लक्ष्य रखते हैं तो आपको उससे छोटा पर मिल कुछ न कुछ तो जाएगा ही। जैसे आप, हम तैयारी करते हैं, अगर हमने वीडियो के एग्जाम के लिए 140 का लक्ष्य रखा है कि हम 140 क्वेश्चन करेंगे, 130 क्वेश्चन करेंगे, तो हम 110 115 क्वेश्चन तो कर ही ले जाएंगे, अर्थात हम सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, निष्कर्ष क्या कहता है कि लोग सितारों के लिए लक्ष्य रखते हैं क्योंकि वे चंद्रमा से बड़े होते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि खगोलविद तारों पर जाने का लक्ष्य रखते हैं और चंद्रमा पर उतरते हैं। तो देखिएगा मित्रों, यहाँ पे ये जो आपकी लोकोक्ति मुहावरा था, ये दोनों निष्कर्षों को फॉलो नहीं करता, दोनों पूर्वानुमानों को फॉलो नहीं करता। ठीक, ये दोनों आपके निष्कर्ष कथन को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, न तो धारणा एक और न ही दो अंतर्निहित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि आगे वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर
तो इधर से हमें पता है, इधर से हम गए 18वें अक्षर, ठीक है। के बाईं ओर 7वां अक्षर, फिर यहाँ आ गए हम 7वां अक्षर, ठीक है। कौन सा होगा, हमसे यही मित्रों पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए 18, 18 में से 7 गए 11। तो आपको पता है 11वां अक्षर कौन सा होता है, 11वां अक्षर कौन सा होता है, ये से करना है, 18वां आर है, ठीक है। यहाँ आपसे 7वां कह रहा है, लेकिन 7वां आपको वापस आना है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिएगा मित्रों 18 17 16 15 14 13 12 11, ठीक है। 11वां, तो 11वां आपका क्या होता है, वर्णमाला में के, ठीक है, के होता है, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि किस भाषा में एक कोड विशेष में यह दिया गया है, तो कोडित किया गया है, विंटर को भी किया गया है, तो समर को किस रूप में किस प्रकार कोडित किया जाएगा, हमसे यही कह रहा है, ठीक है। तो चलिए मित्रों इसको हम ध्यान से देखते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, हमने बताया है कि जब कभी भी आपको इस तरीके का कोई भी प्रश्न आए तो तुरंत आपको, हम यहाँ पे लिख के बता दे रहे हैं, लेकिन आपको अपने वहीं पे अपनी बुक पे अपने पेपर पे ही तुरंत कोडिंग कर लेना है, ठीक है। क्या करना है, कोडिंग कर लेना है, इनका अल्फाबेट का कोडिंग कर लेना है, ठीक। तो हम जब कोडिंग करेंगे मित्रों, चलिए कोडिंग करते हैं। 13 15 14 19 15 15 14, यहाँ है 16 13 17 17 16 13 15। तो देखिएगा मित्रों यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे आप कुछ संबंध पा रहे हैं, ठीक है। हाँ सर मिल रहा है, क्या है, +2 का है। इनके इनके बीच में कुछ संबंध मिल रहा है, हाँ सर मिल रहा है, किसका है, -2 का है। फिर एन और पी के बीच में संबंध किसका है, +2 का है। एस और क्यू के बीच में संबंध कितने का है, -2 का है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि +2 -2 +2 -2 का संबंध बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए इसी तरीके से, यहाँ पे है इसका 23, यहाँ पे है इसका 25, तो यहाँ पे +2 का संबंध है। आई और जी में देख लीजिए, आई का है 9, जी का है 7, तो ये -2 का संबंध है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका प्लस माइनस का संबंध है। तो हमसे पूछ रहा है समर का, ठीक है, SUMMERS, समर का पूछ रहा है, तो आप इनकी कोडिंग कर लीजिए। इनकी हमने जब कोडिंग कर ली, तो आप देखिएगा मित्रों, आप देखिएगा कोडिंग करने के बाद ये वाली संख्या लास्ट में जाएगी, हाँ सर जाएगी, लेकिन +2 में जाएगी, ठीक है। तो 19 19 और 2 21, 21 किसका होता है, u का होता है, ठीक है। अब जो दूसरी संख्या जाएगी ये -2 के रूप में जाएगी, तो -2 यहाँ पे है 21, 21 में से 2 गया 19, ऐसा आ गया। अब जो तीसरी संख्या जाएगी वो +2 के रूप में जाएगी, तो +2 13, 13 में 2 जोड़ दीजिए तो 15, वो हो गया। अब जो यहाँ पे 13 है वो आपकी -2 के रूप में जाएगी, तो -2 का मतलब 11, आपका के हो गया। अब +2 के रूप में जाएगी तो 5 2 7, जी हो गया। अब -2 के रूप में जाएगी तो 16, पी हो गया। +2 के रूप में जाएगी तो 21, यू हो गया। तो देखिएगा आपका यूपी जी के ओ एस यू, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट। विषम आकृति की पहचान करनी है, तो आप देखिएगा गौर से मित्रों कि यहाँ पे आपको ऑप्शन ए बी सी डी में सब खड़ी लाइनों से, सीधी लाइनों से बनी हुई आकृतियां हैं, जबकि ऑप्शन सी को देखिए तो सी में आपको एक हाफ सर्किल जैसा, एक वृत्त जैसा, वक्र जैसा आपको एक प्रतिबिंब मिलता है, ठीक। तो ऑप्शन सी आपका अलग होगा, इनसे विषम होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट। यदि कूट भाषा में ज्वाइन को लिखा जाता है, पोकर को लिखा जाता है, तो जोकर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा मित्रों, जब इस तरीके की कोई भी कूट भाषा आएगी तो यहाँ पे
जो दिया गया है उसी में से यह कोडिंग किया जाता है। ठीक है, देखिएगा जे को कोड किया गया है 8 से, ओ को किया गया है 5 से, आई को किया गया है 7 से, एन को किया गया है 4 से। तो इसी तरीके से चलिए जे है हमारा जोकर में, जे को किया गया है 8 से तो हमने 8 लिख लिया, ओ को किया गया है 5 से 5 लिख लिया। यहाँ पे के पोकर में के देखिए के को तीसरे पे 3 से किया गया है तो हमने 3 लिख लिया। ई देखिए ई के बाद ई है, ई को 2 से किया गया है 2 लिख लिया। आर को 1 से किया गया है 1 लिख लिया। ठीक है, तो देखिएगा 85,321 ऑप्शन बी सी जो भी है यह वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, यह आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट, आपसे कह रहा है कि दो निष्कर्षों के बाद नीचे दिए गए कथन को पढ़ना है और यह बताना है कि कौन सा निष्कर्ष कथन का पालन कर रहे हैं। ठीक है, हमें यही बताना है। चलिए देखते हैं, हम इसे वेन डायग्राम से समझेंगे। ठीक, कुछ पेंसिल छड़ हैं, कुछ पेंसिल, ये हो गई हमारी पेंसिल, ये हो गए छड़। ठीक है, कुछ पेंसिल छड़ हैं। ठीक है सर, छड़ हैं। कह रहा है सभी छड़ें पेड़ हैं। ठीक है, ये सर बन गए हमारे सभी छड़ें क्या हैं, पेड़ हैं। ठीक, ये तो हमारा डायग्राम सर बन गया। अब चलिए निष्कर्ष पे चलते हैं। सभी छड़े पेंसिल हैं, देखिएगा गौर से, सभी छड़ पेड़ हैं, सभी छड़े पेंसिल हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ पेंसिल छड़ थी तो कुछ पेंसिल छड़ थी, यानी कुछ छड़ पेंसिल हैं तो सभी छड़े पेंसिल कभी भी नहीं हो सकती, अर्थात यह आपका निष्कर्ष पहला गलत होगा। ठीक, सभी पेंसिल पेड़ हैं, देखिएगा कुछ पेंसिल छड़ हैं, तो पेंसिल के कुछ ही हिस्से छड़ में हैं और सभी छड़ पेड़ हैं, अर्थात कुछ पेंसिल पेड़ हैं, तो यह इसकी संभावना हो सकती है। ठीक है, लेकिन सभी पेंसिल पेड़ हैं इसकी संभावना कभी भी नहीं होगी। ठीक, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि कुछ से सभी कभी नहीं आ सकता, सभी से कुछ निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो है आपका ऑप्शन डी होगा, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 आपका पालन करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय जाता है। पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम मान लेते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यह पॉइंट हो गया। ठीक, पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर जाता है। ठीक है सर, गया 4 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है सर, आ गया 3 किलोमीटर। अब वहां से वह दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है सर, यहाँ से आ गए 1 किलोमीटर और दाई तरफ। कह रहा है कि घर और चर्च के बीच की सबसे कम दूरी क्या है। फिर से देखिएगा, थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय जाता है। ठीक है, पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और घर पहुंचने के लिए वह मात्र 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो उसका घर यहाँ पे है, ये हो गया उसका घर। ठीक है, यहां से वो कहां से चला था मित्रों, चर्च से चला था। ठीक, अब जाना कहाँ चाह रहा है, पुस्तकालय, तो पुस्तकालय कहाँ है, यहाँ पे है, पुस्तकालय यहाँ पे है। ठीक, पुस्तकालय यहाँ पर है। चलिए अब समझिएगा कि वो कह रहा है आपसे कि घर और चर्च के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी क्या है, यही मित्रों आपसे वो पूछ रहा है। ठीक है, घर और चर्च के बीच की न्यूनतम दूरी, या पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा लीजिए, 3 4 है तो ये 5 आएगा। ठीक, कैसे होता है आपको पता ही है, ये 90 डिग्री है, यहाँ से समझ लीजिए फिर से, ये होता है आपका मित्रों 4 दिया है, 3 दिया है, 90 है, तो ट्रिपलेट हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 9 धन 16 बराबर 25। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा मित्रों, अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का मान होता है 5। ठीक है, तो यहां से हमको सही हमारा उत्तर मिल गया, आ गया 5 किलोमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट,
यदि किसी कोड भाषा में C को 5 और CEAT को 37 लिखा जाता है तो जापान को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, आपसे यही पूछ रहा है। तो देखिएगा CEAT, ठीक है। अगर C को 5 लिख रहा है अर्थात C की कोडिंग कितनी होती है मित्रों? 3 होती है। E की 5, A की 1 और T की 20। तो यहाँ पे +2 ही लिखा है तभी तो 5 आया है, यानी +2 की वृद्धि कर रहा है। C में 5 लिख दिया तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 की वृद्धि करेंगे 3, यहाँ पे 2 की वृद्धि करेंगे 22। इसको जोड़िए, क्या 37 आ रहा है? अगर आ रहा है तो अर्थात सही है। तो 22 3 25, 25 5 30, 7 37। ठीक है सर, आ रहा है, अर्थात हमारा यह तरीका सही है। तो आप अब जापान का निकाल लीजिए। तो जापान का निकाल लीजिए। तो जे का हो गया 10, 1, 16, 1, 14। 2 की वृद्धि करके आप लिख दीजिए। ठीक है, 2 की वृद्धि करके आप लिख लीजिए। अब इनको ऐड कर दीजिए। ठीक, अब इनको ऐड कर दीजिए। तो इनको जब मित्रों हमने ऐड किया तो जो हमारा सही आंसर आएगा वो आएगा आपका 52। ठीक है, देख लीजिए। 6 3 9, 9 3 12, 2 15, 8 20, सॉरी 9 9 3 12, 12 2 14, 14 8। ठीक है, 42 सही है। 52 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। मान लीजिए ए बी की पुत्री है। ठीक है, मान लिया हमने कि जो ए है वो आपके बी की पुत्री है। सॉरी, जो आपके ए हैं वो बी की पुत्री हैं। ठीक, हमने मान लिया कि जो ए है वो आपके बी की पुत्री हैं। ठीक, बी जो है वो सी की बेटी है। ए बी की पुत्री है, बी सी की बेटी है, सी की पुत्री है। और जो सी है वो डी का भाई है। जो सी है वो आपके डी का भाई है। और डी ई की माँ है। और डी ई की माँ है। यदि ई पुरुष है तो ए का ई से क्या संबंध है? आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए समझिएगा। यहाँ पे देखिए, सी भाई है, डी बहन है। ठीक है, तो जो भाई है, भाई की बेटी और बहन का भाई, तो ये दोनों आपस में भाई बहन कहलाएंगे। ई और भी भाई बहन कहलाएंगे। जी सर, भाई बहन कहलाएंगे, बिल्कुल कहलाएंगे। ई यहाँ पे भाई है, बी बहन है। तो बहन की बेटी, बहन की बेटी। तो आप अपने रिलेशन में, अपने रिश्तों में ध्यान से सोचिएगा कि जो आपकी बहन है, आपकी बहन की बेटी, आपकी बहन की बच्ची आपकी क्या कहलाती है? वो आपको मामा कहती है, वो आपकी भांजी होती है। ठीक है, वो आपकी भांजी होती है। तो यहाँ पे ए जो है, ई का क्या लगेगी? वो भांजी कहलाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसी त्रुटिपूर्ण कंपास में पूर्व को उत्तर। ठीक है, चलिए एक बार हम पहले अपना समझ लेते हैं, एक बार बना लेते हैं। ये हमने बनाया मित्रों ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, सॉरी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक, चलिए अब देखिएगा, यहां से हम समझेंगे। वो कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि पूर्व को उत्तर, पूर्व को हमने नॉर्थ लिख दिया, पश्चिम को पूर्व, पश्चिम को पूर्व कर रहा है। ठीक है, उत्तर को दक्षिण, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को पश्चिम के रूप में चिन्हित किया गया है। इस कंपास पर, इस कंपास पर जो अभी चिन्हित किया गया है, उस कंपास पर दक्षिण पूर्व का अनुसरण करने वाले लोगों का समूह वास्तव में किस दिशा में जाएगा? आपसे यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व कौन सा होगा? तो देखिएगा मित्रों, ये आपका दक्षिण पूर्व कहलाएगा। ठीक है, ये आपका दक्षिण पूर्व कहलाएगा। कहलाएगा, साउथ ईस्ट यही है, दक्षिण पूर्व यही है। तो दक्षिण पूर्व आप अपने रियल डायग्राम में जाके देखिए, जो सही डायग्राम था उसमें जाके देखिएगा। तो यह जो साइन है
यह साइन आपका कहाँ लेके जा रहा है आपको, तो ये आपका उत्तर पश्चिम की तरफ लेके जा रहा है, उत्तर पश्चिम की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि पहले एक ओरिजिनल डायग्राम बनाना है। ओरिजिनल डायग्राम बनाने के बाद ओरिजिनल डायग्राम बनाना है। ओरिजिनल डायग्राम बनाने के बाद हम यहाँ पे मित्रों देखेंगे कि जैसा कह रहा है वैसा दूसरा डायग्राम बनाएंगे। वहां डायग्राम के बाद जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और अपने पहले डायग्राम से मिला लेंगे, वही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि 3 समाचार पत्र ए, बी और सी दिया गया है जो कि प्रत्येक दिन एक गेटेड समुदाय में 300 परिवारों द्वारा खरीदे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक कोई समुदाय है वहां पे 300 परिवार रहता है, उनके द्वारा पत्र ए, बी, सी खरीदे जाते हैं। यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, यह प्रतिशत में दिया गया है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कितने समाचार पत्र परिवार बी और सी दोनों खरीदते हैं। ठीक है, कितने समाचार पत्र परिवार बी और सी दोनों खरीदते हैं। ठीक है, तो देखिएगा बी यहाँ पे आपका कितना खरीदता है, 22, ये देख रहे हैं तो आपने नोट कर लिया। सॉरी, बी और सी दोनों, सॉरी, कितने समाचार पत्र परिवार बी और सी, मतलब ऐसे कितने समाचार पत्र हैं जिन्हें बी और सी दोनों खरीदते हैं। ठीक है, जिन्हें बी और सी दोनों खरीदते हैं, तो आप देखिएगा मित्रों यहाँ पे बी और सी में एक तो ये 4% है। ठीक है, एक तो ये 4% है और ये 5% है। ठीक, तो ये हो गया आपके कितने, 5 9%। ठीक है, 9% लोग ऐसे हैं, 9% लोग ऐसे हैं कि जो बी और सी दोनों न्यूज़पेपर लेते हैं। ठीक है, जो बी और सी दोनों न्यूज़पेपर लेते हैं, तो कितने का 9%, पूरे परिवार कितने हैं 300, तो 300 का 9% निकाल लेते हैं मित्रों। 300 का 9% 27 आ गया। ठीक है, 300 का 9% 27 आ गया आपका। तो 27 समाचार पत्र आपके जो हैं ये ऐसे हैं जो कि बी और सी, ऐसे 27 समाचार पत्र हैं जिन्हें बी सी दोनों खरीदते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कम से कम 2 समाचार पत्र कितने परिवार खरीदते हैं, कम से कम 2 समाचार पत्र कितने परिवार खरीदते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कम से कम 2 समाचार पत्र कितने परिवार खरीदते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा फिर से कम 2 समाचार पत्र। ठीक, तो कम से कम 2 समाचार पत्र का अर्थ हुआ कि वो 3 समाचार पत्र भी खरीद सकते हैं, 3 समाचार पत्र भी खरीद सकते हैं। ठीक, तो देखिएगा जो दोनों में कॉमन है, बी सी में कॉमन है 5, फिर 3, फिर 4, फिर 4, तो ये हो गया आपका 4 3 7, 7 4 11, 11 और 5 16, 16% ऐसे हैं, 16% ऐसे हैं जो कि दोनों खरीदते हैं। ठीक है, 16% लोग ऐसे हैं कि जो कि कम से कम 2 समाचार पत्र कितने परिवार खरीदते हैं, कम से कम 2 समाचार पत्र कितने परिवार खरीदते हैं, आपसे यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे कुल कितने हैं कि जो कम से कम 2 समाचार पत्र खरीदते हैं। ठीक है, आपसे यही पूछ रहा है कि कम से कम 2 समाचार पत्र कितने लोग खरीदते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे फिर से आप देख लीजिएगा अपना वेन डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो कम से कम, कितने ऐसे लोग हैं जो कि कम से कम 2 समाचार पत्र खरीदते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपने निकाला 3 4 7, 7 4 11, 11 5 16, 16% लोग। तो 16% लोग हो गए मित्रों की जो कि कम से कम दो समाचार पत्र अवश्य खरीदते हैं। तो 300 का 16%, 300 का 16% हमने निकाल लिया, तो आ गया आपका 16 या 48। ठीक है, 48 आ गया, ऑप्शन ए आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट। कितने परिवार कोई समाचार पत्र नहीं खरीदते हैं, आपसे यही पूछ रहा है। कितने ऐसे परिवार हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं खरीदते हैं, तो देखिएगा कि पहले कुल कितने ऐसे हैं जो कि खरीदते हैं, 16 4 22 3 4 5 21, इनको जोड़ दीजिए
इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 75%। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 75%। अर्थात 75% लोग ऐसे हैं, 75% लोग ऐसे हैं, 75% लोग ऐसे हैं जो कि कोई ना कोई समाचार पत्र अवश्य खरीदते हैं। तो अर्थात 25% लोग ऐसे हैं जो कि कोई भी समाचार पत्र नहीं खरीदते हैं। तो टोटल परिवारों की संख्या है 300। 300 का 25%, 300 का 25% आ गया आपका 75। ठीक, 75 ऐसे परिवार हैं जो कि कोई भी समाचार पत्र नहीं खरीदते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये गलत है। चलिए मान लीजिए कहीं पे, इसका जो आपका सही उत्तर आएगा वो 75 आएगा। ठीक है, 75 परिवार ऐसे हैं जो कि कोई भी समाचार पत्र नहीं खरीदते हैं। ठीक, नेक्स्ट, कितने समाचार पत्र परिवार ए या बी पसंद करते हैं लेकिन सी पसंद नहीं करता? आपसे कह रहा है कि कितने ऐसे समाचार पत्र हैं जिसे कि ए और बी तो पसंद करते हैं लेकिन सी नहीं करता। तो देखिएगा इस डायग्राम को, इस डायग्राम में आपका सी भी है, इंक्लूड है। तो इसको छोड़ के 16 4 20, 20 2 22, 2 42, 42% मित्रों ऐसे हैं, 42% ऐसे हैं, 42% है। ठीक, ये आपका आंसर है 42%। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा 16 धन 4 धन 22। ठीक, 42% लोग हैं जो कि ए या बी को पसंद करते हैं लेकिन सी को पसंद नहीं करते, समाचार पत्र सी को पसंद नहीं करते। तो परिवार थे टोटल 300। 300 लोगों में 42% आप निकाल दिए तो आ गया आपका 126। 126 परिवार ऐसे हैं जो कि ए या बी को पसंद करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, विषम विकल्प को चुनना है। यहाँ पे आपको, आपसे कह रहा है कि वसंत है, पतझड़ है, हवादार है, गर्मी है। तो आप देखिएगा ध्यान से कि ये ऋतुएं हैं, बसंत ऋतु, पतझड़ ऋतु, गर्मी ऋतु, हवादार जो है, हवादार कोई ऋतु नहीं है यहाँ पे, यह कोई ऋतुएं नहीं है। इसलिए आपका जो विकल्प सी है यह सही होगा, यह विषम होगा। ठीक, चलिए मित्रों, आज इतना ही। बाकी हम आपसे फिर पुनः नए वीडियो के साथ, प्रीवियस ईयर के, जैसे ही हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर हम आपके समक्ष प्रैक्टिस सेट के साथ, वीडियो को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट के साथ प्रस्तुत होंगे। जो भी मित्र हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।